मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो देखो अब हम लोग जो है इतिहास तो चलेगा, इतिहास के साथ में अब ज्योग्राफी भी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ज्योग्राफी भी पैरेलल में चलेगा इतिहास के साथ में। आज कुछ मौसम देखना सही से आ रहा है ना, हिल तो नहीं दिख रहा है ना सही से, मौसम ख़राब है इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आज से हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, साथ में भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, तो उससे एक तरीके से नीरसता नहीं रहेगी कि जो है दोनों साथ में चलेंगे। ऐसा टाइम टेबल बना लेंगे कि कुछ मतलब सप्ताह में 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन हिस्ट्री, और बाकी कुछ चीज़ें जो होंगी उनको देखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज्योग्राफी आज देखो, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसमें क्या चीज़ है ये जानना ज़रूरी है। अभी तक आप लोग जो क्लासेज में पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में, उससे यहाँ पर डिफरेंट तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो हमारे कंपटीशन लेवल की जो तैयारी होती है ज्योग्राफी की, उसको जो है सिलेबस के आधार पे हम पहले इसको समझाएंगे कि भूगोल का जो है सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस जानना ज़रूरी है। सिलेबस इतनी गहराई में हम सीखेंगे कि सिलेबस से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। ठीक, तो देखो हम भूगोल के अध्ययन के लिए हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे इतिहास को हम अध्ययन करते हैं 3 पार्ट्स में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। तो भूगोल में हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और इसके साथ में भारत का भूगोल पढ़ेंगे। विश्व के साथ में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और विश्व और भारत का भूगोल बिना मानचित्र के क्या है, अधूरा है। बिना मानचित्र ज्ञान के क्या है, ये अधूरा है। मानचित्र ज्ञान ऐसा हम करा देंगे कि आपको ये लगेगा कि हम उस देश में घूम रहे हैं, वहाँ की विशेषताओं के बारे में, वहाँ के फीचर्स जितने भी, किसी भी कंट्री, पहले तो हम कंटिनेंट वाइज चलेंगे, महाद्वीप और महासागरों के हिसाब से यात्रा करेंगे, फिर उसके बाद में उसके गहराई में उतरते चले जाएंगे, शहरों तक यात्रा करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप घूम रहे हैं तो एशिया महाद्वीप में हम कंट्री में जाएंगे, कंट्री के बाद फिर वहाँ के प्रचलित शहरों की सैर करेंगे, और वहाँ क्या क्या फीचर्स है वो सब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना मानचित्र के भूगोल का ज्ञान क्या है, अधूरा है। और मानचित्र का ज्ञान होगा तो भूगोल को समझने में आसानी होगी। तो देखो हम लोग यहाँ विश्व का भूगोल और जो है भारत का भूगोल 2 चीज़ अध्ययन करेंगे, और इनको रिलेट करेंगे मानचित्र से। इनको किससे रिलेट करेंगे, मानचित्र से। अब देखो हमारा जो सिलेबस है, विश्व का सिलेबस जो भूगोल का अध्ययन करने का है, वो कहाँ से शुरू होता है, देखो ब्रह्मांड से शुरू होता है। भूगोल में कुछ हिस्सा क्या है, ब्रह्मांड का भी है। तो कुछ इस तरीके से हम पृथ्वी की रचना कर सकते हैं। चित्र आप लोग बना लेना, अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से है, हमारी पृथ्वी जो है इस तरीके से कुछ है एकदम, हाँ गोल। अभी इसको गोलाई कर देते हैं। देखो गोल इसका क्या है, इसका ये कहीं उभरा हुआ है, कहीं गड्ढा है, कहीं उभरा हुआ है, कहीं गड्ढा है। तो जब इसका हम औसत निकालेंगे तो वो क्या निकल आएगा, गोलाकार निकल आएगा। ठीक है, अब ये सब क्या है जो हमने दिखाया है, ये सब क्या है, सागर है, जल भरा हुआ है। ये सब क्या है, सागर है, जल भरा हुआ। अब ये हो गई गोल। अब देखो इस पृथ्वी को समझो, हमको इसको कहाँ से चलना है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो सतह है, सबसे ऊंचा जो स्थान है क्या है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, तो सबसे ऊंचा सतह है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है, 8,848 किलोमीटर या मीटर है। ठीक है, यहाँ से और जो है यहाँ से लेकर के और इसके भूगर्भ में जाएंगे हम लोग, तो भूगर्भ लगभग है 6,370 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है जो इसकी गहराई है। ठीक है, इसका हम अध्ययन करेंगे जिसको भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट यानी कि यहाँ पर हम लोग पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। लेकिन और सबसे गहरा जो स्थान है वो क्या है, मैरियाना खाई है। क्या है, मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना खाई, जो लगभग 1122 किलोमीटर है। 1122 मीटर है।
ये किलोमीटर नहीं होगा, 11,022 मीटर हो गया। तो किलोमीटर क्या हो गया, 11 किलोमीटर के आसपास। तो ऊंचाई तो लगभग कितनी है, लगभग 8,000, लगभग 9,000 है, 8,848 मीटर। और ये कितनी है, लगभग 11 किलोमीटर जो गहराई है सबसे पृथ्वी की जो नेचुरल गहराई है कितनी है, 11 किलोमीटर के आसपास है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग, ये तो हो गया क्या, स्थल मंडल। ये क्या हो गया, स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम अभी देखेंगे क्या क्या अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या रहता है, वायुमंडल। इसके ऊपर क्या है, वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल का अध्ययन करेंगे हम लोग, वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। और वायुमंडल से बाहर जाएंगे तो क्या है, ब्रह्मांड है। वायुमंडल से बाहर क्या है, ब्रह्मांड है। तो हम लोग ब्रह्मांड का भी अध्ययन करेंगे, यानी इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। खगोलिकी या खगोल विज्ञान, खगोलिकी या खगोल विज्ञान। तो खगोलिकी से हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा ऊपर से टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम चलेंगे खगोल की तरफ आएंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। और जहाँ जल भरा हुआ ये क्या हो गया, जलमंडल। जहाँ जल भरा हुआ ये क्या हो गया, जलमंडल। अब ये जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों मिलते हैं, वहाँ पर एक नया मंडल बनता है, वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या कहलाता है, जैवमंडल। तो हम लोग जैवमंडल का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो ब्रह्मांड की रचना से लेकर, खगोलिकी से लेकर के हम लोग इसकी आंतरिक संरचना पृथ्वी के अंदर तक जाएंगे और पूरा अध्ययन करेंगे बारी बारी से। ब्रह्मांड विज्ञान देखेंगे अर्थात एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी का अध्ययन करेंगे। फिर स्थल पर उतर आएंगे हम, तो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर का अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल या इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ऊंचाई पे जाएंगे वायु में, तो किसका अध्ययन करेंगे, वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग जल में उतरेंगे तो महासागरों का अध्ययन करेंगे। अब जलमंडल में जो है इसमें सभी आ जाते हैं, झील हैं, तो इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से झीलों का अध्ययन करेंगे, सागरों का अध्ययन करेंगे, महासागरों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं वहाँ जीवन की उत्पत्ति होती है। स्थल मिलता है, जल मिलता है और वायु मिलता है, तो वहाँ क्या बन जाता है, जैवमंडल बन जाता है। तो इसको भी हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा सारा क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल। ये सब क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल। ठीक है, तो ये हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो है इसमें जब पृथ्वी पर स्थल मंडल पे अध्ययन करेंगे तो हम चूँकि इंसान हैं, तो इंसान की भाई हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरी पृथ्वी की जब तक जो है इसकी कोई जो है गुणवत्ता नहीं, या इसके बारे में कोई इसका महत्व नहीं, जब तक इस पर इंसान ना हो, इंसान होगा तभी तो इसका महत्व होगा, तभी तो हम तुलना कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इंसान की उत्पत्ति होती है, तो मानव के बारे में अध्ययन करेंगे, तो मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल में हम लोग जो है बहुत सारी पक्षों का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम लोग मानव कुछ क्रिया करता है तो फिर क्या अध्ययन करेंगे, आर्थिक भूगोल। मानव कुछ आर्थिक क्रिया करता है तो फिर आर्थिक भूगोल का भी अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल का भी अध्ययन करेंगे और आर्थिक भूगोल का भी अध्ययन करेंगे। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, विश्व का भूगोल। ठीक है, अब इसमें कुछ सिद्धांत भी होंगे, लेकिन कंपटीशन लेवल में वो सिद्धांत नहीं आते हैं, तो उनको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। हम सिर्फ जो है इनमें जो आपके कंपटीशन में आने वाले प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें बेसिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कहाँ से चलेगा, ब्रह्मांड विज्ञान से, और फिर जो है स्थल मंडल से, वायुमंडल और जलमंडल और जैवमंडल, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे मानव भूगोल की तरफ, फिर आर्थिक भूगोल की तरफ। ये सब हमारा क्या है, भूगोल का सिलेबस है जो विश्व का भूगोल है। अरे भैया रुको रुको रुको, रुकावट के लिए खेद है भैया। वीडियो देखा तो बढ़िया लागत हो तो का लाइक मार दो, एक लाइक तो जरूर बनत है। और अगर बहुत अच्छा हो तो अपने दोस्तन के यहाँ भी शेयर करो, जिससे उनका भी नॉलेज मिले। और अगर चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी चैनल वो भी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट भी छोड़ दो बीच में यहाँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे नॉलेज हैं, जितना कंटेंट है सब वही मिल जाएगा। जो भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं उसका पूरा कंटेंट वही मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो। चलो आगे से हमको जो सिद्धांत मिलेगा, यहाँ से जो हमको सिद्धांत मिलेगा उसको हम अप्लाई क्या करेंगे, भारत के भूगोल में। भारत का भूगोल एक्चुअली क्या है, अब ये अप्लाइड ज्योग्राफी है, क्या है, व्यवहारिक भूगोल है। भारत का भूगोल वास्तव में क्या है, व्यवहारिक भूगोल है। यहाँ पर जो हमने सीखा, जो सिद्धांत सीखे, वो उनका क्या होता है, यहाँ एप्लीकेशन होता है, अप्लाई होता है। तो ये एक तरीके से व्यवहारिक भूगोल है। और एक भारत का अध्ययन करते हैं तो ये क्षेत्रीय भूगोल भी है। क्या है, क्षेत्रीय भूगोल। क्योंकि हम अपने देश में रहते हैं तो अपने देश के बारे में जानना जरूरी है। और कोई भी सब्जेक्ट देखोगे तो उसमें एक पेपर होता है सिद्धांत का और दूसरा होता है भारत के बारे में। चाहे आप जो है कुछ भी पढ़ो,
इतिहास को छोड़ करके, इतिहास में जो है वैसे इतना भारत का ही व्यापक इतिहास है कि प्राचीन से लेकर के और आधुनिक तक हम पढ़ते हैं, तो विश्व का इतिहास काफ़ी कंपटीशंस में नहीं पूछते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी और विषयों में आप जाओगे, चाहे आप समाजशास्त्र पढ़ते हो, समाजशास्त्र में एक पेपर होता है जो है सामाजिक सिद्धांतों का, और दूसरा पेपर होता है भारत में समाज कैसा है। आर्थिक व्यवस्था में हम सिद्धांत पढ़ते हैं एक पेपर में, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो 11वीं क्लास में सिद्धांत पढ़ते हो, ठीक है। उसमें भौतिक सिद्धांत, भूगोल की बात करें तो भौतिक सिद्धांत पढ़ते हो, और दूसरा भारत का भूगोल पढ़ते हो जिसमें भौतिक सिद्धांतों का क्या होता है, अप्लाई होता है, व्यवहारिक चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से मटेरियल ले करके, रॉ मटेरियल जो सिद्धांत का है ले करके भारत का यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो भारत में जो अप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, भारत का क्या पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे भारत का, भारत में लोग रहते हैं, मानव रहते हैं, तो मानव भूगोल पढ़ेंगे। भारत में बहुत सारे भौतिक विभाग हैं, उच्चावच हैं, उनका अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत। नदियां हैं, ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब है, तो कहाँ अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल में। और मानव रहता है तो मानव का अध्ययन करेंगे। इसके बाद मानव कुछ आर्थिक गतिविधियाँ करता है कि नहीं करता है, तो फिर भारत में हम आर्थिक भूगोल का भी अध्ययन करेंगे। भारत को कितने सेक्टर्स में बांटा गया है, कितने सेक्टर्स में भारत का जो है वो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, तो इन सब का अध्ययन करेंगे। अब देखो एक एक चीज़ का हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस जो है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, और इनको नोट कर लेना, फिर इनको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते चलेंगे आगे आने वाले समय में। तो पहला हमारा जो ब्रह्मांड विज्ञान रहेगा, विश्व के भूगोल में हम लोग पहला जो अध्ययन करेंगे क्या करेंगे, ब्रह्मांड विज्ञान, या फिर इसको खगोलिकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खगोलिकी। अब देखो हमारा जो एक खगोलिकी है, इसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र भी इसी पर निर्भर करता है, ब्रह्मांड विज्ञान पर ही, ठीक है। तो हम लोग जब कुछ थोड़ा बहुत सीख जाएंगे ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में, तो थोड़ा बहुत उसके आधार पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी भी हम सीख सकते हैं जब कायदे से हम क्या सीख जाएं, एस्ट्रोनॉमी सीख जाएं। एस्ट्रोनॉमी कायदे सीख जाएंगे, खगोल की सीख जाएंगे, तो हम एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे कि हम हस्तरेखा ही देखने बैठ जाएं, ठीक है, उतना गहराई में नहीं उतरेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग एक कल्पना कर सकते हैं, मतलब एक वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के आधार पर एस्ट्रोनॉमी कहाँ तक गया है, ठीक है। तो ब्रह्मांड विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कराएंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम लोग बिग बैंग थ्योरी से कराएंगे। अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, तारों का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के तारे हैं, उन तारों का अध्ययन करेंगे। और तारों का जो है जीवन, तारे जितने भी हैं वो क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, और फिर जीवन है उनका, और फिर क्या होते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो तारों का हम लोग एक तरीके से क्या देखेंगे, जीवन से लेकर के, उसका उद्भव से लेकर के और मृत्यु तक की पूरी प्रक्रिया हम तारों का अध्ययन करेंगे। फिर कुछ तारे मिल करके जो है कई तारों का समूह जो है बनता है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, तारामंडल बन जाता है, ठीक है। तो तारामंडल कुछ विशेष हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। और जब कई तारामंडल मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आकाशगंगा का। तो हम लोग आकाशगंगा का भी अध्ययन करेंगे। हम लोग जिसमें रहते हैं उसको क्या कहते हैं, मंदाकिनी, ठीक है। तो इस तरीके से मंदाकिनी के आसपास वाली कौन कौन सी आकाशगंगा हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो उन लोगों को भी अध्ययन करेंगे, ठीक। और हमारी मंदाकिनी में हमारा जो है सोलर सिस्टम है, कौन है, सोलर सिस्टम है, तो सौर परिवार का अध्ययन करेंगे। सोलर सिस्टम क्या है, एक सौर परिवार है, ठीक है। तो सौर परिवार का अध्ययन करेंगे, सोलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। अब सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से बना है, तो इसका तो मुखिया कौन हो गया, सूर्य। सूर्य भी एक क्या है, तारा है, सूर्य भी एक तारा है। तो सोलर सिस्टम में हम लोग सूर्य का अध्ययन करेंगे। और सूर्य के जो है क्या है, बेटे बेटियां हैं और नाती पोते हैं, ठीक है। तो बेटे बेटियां कौन कौन से ग्रह, इनके बेटे बेटियां हो गई। कुछ ग्रहों को जो है, जैसे पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी हमारी पापा नहीं है, तो पृथ्वी हमारी माता है, तो पृथ्वी क्या हो गई, सूर्य की पुत्री हो गई, सूर्य से ही तो बनी है, ठीक है। और फिर पृथ्वी के भी उसके बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा कौन है पृथ्वी का, चंद्रमा। तो चंद्रमा का अध्ययन करेंगे, यानी सभी ग्रहों का अध्ययन करेंगे, उनके बेटी बेटियों का सूर्य का अध्ययन करेंगे। उन्हीं से तो बने हैं, तभी तो हमने बेटी बेटा कहा है कि सूर्य से इनकी जन्म हुआ है, तो ये उनके बेटी बेटा हो गए जो है ग्रह। अब तो 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रहों का हम लोग उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि इन ग्रहों को क्या कहते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, और सूर्य से बढ़ते हुए इनका क्या क्रम है, तो इसका अध्ययन करेंगे।
ठीक है। और इसके बाद में इनकी जो बेटियां हैं, जैसे बेटियां इनके हर ग्रहों के, किसी के पास कुछ पुत्र हैं, किसी के पास कुछ, जैसे बृहस्पति के पास सबसे अधिक जो है बेटियां हैं, ठीक, बृहस्पति, ठीक है। पहले सैटर्न था, अब इसमें देखो खोज होती रहती है, पहले शनि था, सैटर्न था, और अब जो है बृहस्पति उसको पार करके चला गया, लगभग 80+ हो गए, 82 के आसपास है। हाँ, वो हम पढ़ेंगे वहाँ, तब चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये सब उनकी, तो यानी कि ये हम बाबा बन गया है जब हम लोग उपग्रहों का अध्ययन करेंगे। और फिर इंसान इतना यहाँ पे चालाक है कि वो जो है प्रकृति को भी मात देता जा रहा है, तो वो कुछ कृत्रिम उपग्रह भी बनाता है, कृत्रिम उपग्रह भी बनाता है। तो कृत्रिम उपग्रहों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी इसके समानांतर जो है, जो उपग्रह हैं हमारे, उपग्रह क्या है, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह है, तो उनका अध्ययन करेंगे। सबका नहीं, खाली चंद्रमा का अध्ययन करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है, तो उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बाकी सब किनके पास कितने उपग्रह हैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानेंगे। और इसके अलावा जब मानव जो है ब्रह्मांड में जाने का कोशिश करता है, तो उसको 2 रूपों में अध्ययन करेंगे। देखो, इसका अध्ययन हम करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन इसे हम भूगोल में भी रख सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अध्ययन करते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह बनाता है, मानव सैटेलाइट को छोड़ता है, उसका अध्ययन करेंगे कि भारत ने कैसे छोड़ा, भारत के क्या क्या जो सैटेलाइट कहाँ से शुरू हुई है, ये सब आपके उसमें आ जाएंगे अंतरिक्ष विज्ञान में, ठीक है। लेकिन भूगोल से हम उसको करेंगे अध्ययन। तो अंतरिक्ष विज्ञान में जाएंगे। इसके बाद में जो है अंतरिक्ष विज्ञान में 2 तरीके से अध्ययन करेंगे। एक तो आपका सैटेलाइट छोड़ता है, और दूसरा क्या छोड़ता है, कुछ जो है मिसाइल्स बनाता है, कुछ मिसाइल्स बनाता है, ठीक है। ये भी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हो जाता है, मतलब एक तरीके से, मतलब डिफेंस प्रौद्योगिकी है, लेकिन यहाँ पर वो मिसाइल्स कुछ बनाता है जो छोड़ता है इस तरीके से, तो उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान के सिलेबस में सारा हमारा कोर्स रहेगा, और इनको हम बारी बारी से एक एक करके इसी तरीके से अध्ययन करते चलेंगे। अब स्थल मंडल की बात करें, तो स्थल मंडल में हमारा क्या सिलेबस रहेगा। जो स्थल मंडल है हमारा, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है, बाहरी सतह, जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। ये है समुद्र और ये स्थल मंडल है। ये क्या है, स्थल मंडल। स्थल मंडल को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर का हम अध्ययन करेंगे कहाँ पर, सबसे पहले जो है इसके हम लोग उच्चावच का अध्ययन करेंगे, ठीक है। किसका अध्ययन करेंगे, उच्चावच का। अब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तो विश्व में उच्चावच का हम अध्ययन करेंगे। उच्चावच यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप और महासागर है, महाद्वीप और महासागर, इनका हम लोग विश्व के मानचित्र पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। और महाद्वीप महासागर से छोटे क्या हो जाते हैं, फिर बाद में जाकर के देश हो जाते हैं, ठीक है, देश। लेकिन इन पे ही हम उच्चावच की बात करें तो ये देश नहीं है। उच्चावच की बात करें तो महाद्वीप के बाद में जो है इसका आपका पर्वत हो गया, ठीक है, पर्वतों का अध्ययन करेंगे। और पठारों का अध्ययन करेंगे, विश्व के पठार कौन से हैं। मैदान का अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, मैदान। झीलों का अध्ययन करेंगे। ये सब तो समुद्र में चला गया, लेकिन इनका ये उच्चावच का क्रम है। तो इस तरीके से हम लोग अब महाद्वीप और महासागर कैसे बने हैं, तो इसके लिए हम लोग करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन। पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई है, देखो ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, ब्रह्मांड विज्ञान में या खगोलकी में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के नाम जानेंगे और कैसे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, तो उसका अध्ययन करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का। यहाँ तक सही है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाएगी, फिर उसके बाद में हम लोग जो है इस कहाँ चलेंगे, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के गहराई में जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। ये वैसे किसका विषय है, भूगर्भ विज्ञान का। किसका विषय है, भूगर्भ विज्ञान का। भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। लेकिन देखो भूगोल की हमने इसलिए परिभाषा दी है, भूगोल एक ऐसा जो है गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न फूलों का समन्वय होता है। जिस फूलों मतलब विभिन्न विषयों का यहाँ पर समन्वय होता है। तो हमने भूगर्भ विज्ञान से भी कुछ चीज़ें ली है, ठीक है, और आपका फिजिक्स से, साइंस से भी लिया है। फिजिकल साइंस कह सकते हो जिसको, फिजिक्स है, उससे भी कुछ चीज़ें ली है भूगोल में, और कुछ केमिकल साइंस से ली है, रसायन विज्ञान से भी लिया है कुछ चीज़ें हमने। हम अध्ययन करेंगे जब अपक्षय अपर्दन, तो वहाँ रसायन की बातें होंगी हमारी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के विषय से कुछ लेते हैं, इतिहास की बातें लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है
इसके विकास की यात्रा देखेंगे, भूगोल का विकास कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है, कौन कौन से व्यक्तियों ने योगदान दिया है भूगोल के विकास में, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब इतिहास से लेकर के। और जो है अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लेकर के हम यहाँ पर मानव पर अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो वहाँ चले गए हम लोग भौतिक भूगोल से बाहर। लेकिन इसीलिए भूगोल को हमने एक परिभाषा दी है, भूगोल एक ऐसी जो है डलिया है या गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न फूलों का समन्वय होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी पृथ्वी की गहराई जो है कितने परतों में बटी हुई है। पृथ्वी की सतह से लेकर के और गहराई तक, अंतरतम तक जो है लगभग 6370 किलोमीटर तक पृथ्वी की जो है क्या है, आंतरिक गहराई है। ठीक है, जो केंद्र है, कोर है, वो इतना है 6370 किलोमीटर तक है। तो ये कितने परतों में बटी है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लेंगे तो फिर पृथ्वी की सतह पर आएंगे। पृथ्वी की सतह पर आएंगे तो पृथ्वी की जब सतह पर आएंगे तो हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो है कुछ भूगर्भिक गतिविधियों का। भूगर्भिक गतिविधियाँ चलती हैं जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, उनका प्रभाव दिखाई देता है। उनका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, सतह पर। उनके सतह पर प्रभाव दिखाई देता है। तो वो प्रभाव किस रूप में होता है, संचलन होता है। ठीक है, जिसको प्लेट्स, हमारी पृथ्वी कई प्लेट्सों में बटी हैं, तो प्लेट्सों में क्या होता है, संचलन होता है। तो हम लोग प्लेट संचलन का अध्ययन करेंगे, प्लेट संचलन का अध्ययन करेंगे। इस पे प्रश्न आता है प्लेट संचलन से संबंधित। ठीक है, तो प्लेट संचलन का अध्ययन करेंगे। और प्लेट संचलन के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है पृथ्वी पर, जैसे भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, तो हम लोग भूकंप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इससे क्या, सुनामी आती है। जब समुद्र में समुद्र में भूकंप आता है तो क्या उसे क्या कहते हैं, सुनामी। जब समुद्र में भूकंप उत्पन्न होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी का अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जब प्लेट संचलन होता है तो ज्वालामुखी की क्रिया भी होती है। कौन सी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो ज्वालामुखी का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है भूगर्भिक संचलन हो गया, जिसको हम कह सकते हैं अंतर्जात बल। कौन सा बल, अंतर्जात बल। अंतर्जात बल यानी पृथ्वी के अंदर से बल ये उत्पन्न हुई। जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि पृथ्वी में क्या क्या तत्व हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जो है एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उस ऊर्जा के कारण ये सारी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती हैं। ये सब रचना होती है। ये सब क्या है, रचना। ये सब इस रचना क्या है, कोई चीज़ बन जाए तो वही तो रचना है। अब लेकिन इनको बिगाड़ने वाला भी पैदा हो गया है। इस रचना को पर्वत पहाड़ सब बनते हैं ना, इसी में हम लोग पर्वत का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, पर्वत का भी अध्ययन करेंगे जो अंतर्जात बल से बनते हैं। तो पर्वत में हम लोग जो है विश्व के पर्वतों को देखेंगे, कितने प्रकार के पर्वत हैं, कौन से पर्वत कहाँ है, ये प्रश्न आते हैं ना उसमें। तो मानचित्र के आधार पे हम लोग पर्वतों का अध्ययन करेंगे, कौन से पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। तो पर्वत का अध्ययन करेंगे, साथ में हम लोग पठार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पठार का भी अध्ययन करेंगे। और पठार के साथ साथ में विश्व के मैदानों का अध्ययन करेंगे। विश्व के मैदानों का अध्ययन करेंगे। विश्व के मैदानों के साथ साथ में मरुस्थलों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, मरुस्थलों का अध्ययन करेंगे। दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं पृथ्वी पर, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। तो उन सबको हम लोग मानचित्र में लोकेट करते हुए विश्व का मानचित्र बगल में लगा देंगे और उसमें लोकेट करते हुए बाकायदा इंगित करते हुए चलेंगे। तो मरुस्थलों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब आंतरिक जो बल है उसके कारण निर्मित होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब इनको बिगाड़ने के लिए बाहरी प्रक्रिया कार्य करती है, बाहरी बल कार्य करता है, जिसको बहिर्जात बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं। तो बहिर्जात बल से क्या काम होता है, इन सबको साफ किया जाता है, इन सबको बिगाड़ा जाता है। इसीलिए ये विध्वंसात्मक बल कहलाते हैं। कौन से, विध्वंस करने वाले। तो इनको हम अध्ययन करेंगे। अब विध्वंस कैसे करेंगे, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से। कैसे, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से। तो अपक्षय और अपर्दन की क्रिया देखेंगे। ठीक है, तो अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से क्या होता है, विध्वंस होता है। तो ये किस बल में आता है, बहिर्जात बल में। बहिर्जात बल में जो सूर्य की क्रिया से, सूर्य की एनर्जी से इंड्यूस होता है। सूर्य की ऊर्जा से बहिर्जात बल उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, सूर्य की ऊर्जा से। अंतर्जात बल भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही बना है, क्योंकि सूर्य से तो हमारी पृथ्वी ही बनी है। तो फिर सूर्य की एनर्जी ही पृथ्वी में है और पृथ्वी की एनर्जी हम सब में है। बिना सूर्य की एनर्जी से हम कुछ है ही नहीं। अल्टीमेट जो है सब कुछ हम क्या है, सूर्य ही है। ठीक है, सब लोग इसी पे, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सब लोग सूर्य पे ही निर्भर हैं। तो सूर्य अपनी ऊर्जा से बहिर्जात बल को जन्म देता है। कैसे, इसी से तो वर्षा होती है।
इसी से हवाएं बनती हैं, सूर्य के ही जो है प्रभाव से। सब हम बाद में चर्चा करेंगे कैसे जो है हवाएं बनती हैं, ठीक है। तो इसी के कारण सारी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, और वो सारी शक्तियाँ जो उत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बहिर्जात बल, जो पृथ्वी के बाहर रहकर कार्य करती हैं। तो मुख्य कार्य क्या करती हैं? अपक्षय और अपर्दन का। और इस सम्मिलित रूप से अपक्षय और अपर्दन की क्रिया कहलाती है अनाच्छादन की क्रिया। कौन सी? अनाच्छादन की क्रिया, डेनुडेशन की क्रिया। तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब अपक्षय और अपर्दन जब होगा तो कुछ चीज़ें बनेंगी, उसका भी अध्ययन करेंगे। जैसे चट्टानों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? चट्टानों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम चट्टान कितने प्रकार के हैं उनका अध्ययन करेंगे, इसी में भौतिक भूगोल में चट्टानों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा मिट्टी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मिट्टी का। चट्टान से ही मिट्टी का निर्माण होगा। तो अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के कारण बनेंगे। अब ये अपर्दन की क्रिया और अपक्षय की क्रिया कितने प्रकार की होती है इसका अध्ययन करेंगे। अपक्षय किस किस प्रकार से होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। और अपर्दन जो है किन किन रूपों से होता है, तो अपर्दन के प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। अपर्दन हवा से होता है, अपर्दन नदियों से होता है, बहते हुए जल से होता है, और अपर्दन जो है हिमानी से होता है। हिमानी मतलब जो हिमखंड के पठार हैं, पहाड़ हैं, वो बहते हुए चलते हैं तो क्या करते हैं? अपर्दन करते हैं। और इसके अलावा जो है अपर्दन भूमिगत जल से होता है। जमीन के नीचे जो जल है, पानी है, उसको भूमिगत जल कहते हैं, उससे भी अपर्दन होता है। हवाओं से होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपर्दन के विभिन्न प्रकारों में, प्रक्रमों में अध्ययन करेंगे। तो इन सब पर हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे, जो प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, उस टाइप के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ये सब हमारा क्या हो गया? भौतिक भूगोल। क्या हो जाएगा ये सब? पूरा भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सब हमारा क्या था? सिलेबस था भौतिक भूगोल का। अब दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल। अब इसी को भौतिक भूगोल को बाद भू आकृति विज्ञान कहते हैं। जो भूगोल के स्टूडेंट हैं वो किसका अध्ययन करते हैं? भू आकृति विज्ञान। ये बिल्कुल पूरा अलग ही हो जाता है। मतलब इसमें भू आकृति विज्ञान में आप जब भूगोल लेकर एमए करोगे तो फिर ये अलग से ही सब्जेक्ट हो जाता है, अलग अलग से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जा करके अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो सब हम यहाँ पर नहीं अध्ययन करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने इसको स्थल मंडल नाम दिया है। किसका अध्ययन करेंगे? स्थल मंडल का, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में और जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। और दूसरा हमारा है वायुमंडल, या जिसको जलवायु कहते हैं, जलवायु विज्ञान। इसको बाद में आगे जा करके एक अलग शाखा के रूप में भूगोल की एक अलग शाखा बन जाती है, जिसको कहते हैं जलवायु विज्ञान, ठीक है। तो जलवायु विज्ञान का अध्ययन हम ना करके बल्कि किसका अध्ययन करेंगे? वायुमंडल का, ठीक है। वायुमंडल का हम अध्ययन करेंगे। अब वायुमंडल में क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल में कौन कौन सी चीज़ है, किन चीज़ों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, किन किन चीज़ों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? संगठन। क्या कहते हैं? संगठन। किसी भी चीज़ की रचना जो होती है 3 पदार्थों से होती है। पृथ्वी पर 3 ही पदार्थ खोजे गए हैं, मतलब मोस्टली जो है द्रव, ठोस और गैस, 3 ही तत्व हैं। अब इन्हीं तीनों तत्वों से क्या हुआ है? हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो इन तीनों तत्वों को संगठन कहते हैं। तो वायुमंडल के संगठन का अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी की गहराई में कई परतें हैं, मुख्य रूप से 3 परतें हैं। ऐसे ही हमारे वायुमंडल के ऊपर जब जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ने के साथ कई परतें हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के परतों का, वायुमंडल की परतों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन तो उसको क्या कहते हैं? संरचना। वायुमंडल की परतों का जब अध्ययन करेंगे तो संरचना का अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रश्न आ जाता है, 4-5 जो है संरचना दे देगा वायुमंडल की संरचना, और कहेगा इसको आप जो है सीरियल से लगाइए। पृथ्वी की सतह से लेकर के और वायुमंडल तक जाएंगे तो कौन सी संरचना पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। तो ये इसका सीरियल से हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। और यहाँ से जो हमारा सैटेलाइट, जो कृत्रिम सैटेलाइट जो मानव लॉन्च करता है, वो कहाँ जाता है, ठीक है, और किस तरीके से कार्य करता है, ये सब हम लोग भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो विज्ञान की बहुत सारी बातें हैं जो भूगोल हमारा अध्ययन कराता है। तो वायुमंडल की संरचना का अध्ययन कर लेंगे। अब वायुमंडल हमने जैसा कि बताया, वायुमंडल के निर्माण में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। सूर्य का बहुत, अब आज का मौसम खराब है तो सूर्य का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है। सूर्य जो है अभी कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। सूर्य कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग ब्रह्मांड में एक चीज़ में वहाँ पे छूट गया है हमारे सिलेबस में। जब हम लोग खगोल की पढ़ेंगे तो वहाँ पर पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। किसका? पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी जो है किस प्रकार की गति करती है। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, अपने ही अक्ष पर घूमती जिसको घूर्णन कहते हैं, और सूर्य का चक्कर लगाती जिसको परिक्रमण कहते हैं। तो इन दोनों गतियों का अध्ययन करेंगे और दोनों गतियों के कारण जो है पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होता है।
अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होते हैं, और सूर्य का चक्कर लगाती है तो वार्षिक परिवर्तन होता है। दैनिक परिवर्तन अपने अक्ष पर घूमती है, यानी दिन रात होता है तो अपने जो है अक्ष पर घूमती है। दैनिक परिवर्तन कह सकते हो या फिर दैनिक गति कह सकते हो। और वार्षिक गति होती है जो 365 दिन वाली, वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो परिक्रमण कहते हैं। तो इसके कारण वार्षिक परिवर्तन होता है, यानी कि मौसम, जलवायु, मौसम में परिवर्तन होता है। तो अभी सूर्य हमारा नहीं है दक्षिणी गोलार्ध में, बल्कि हमारी पृथ्वी की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि सूर्य कहाँ दिख रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसी वजह से तो आज जो है ये मौसम इस तरीके से बना हुआ है, सर्दी पड़ रही है। अगर सूर्य ऊपर होता, हमारे पास होता भारत के ऊपर, तो ये क्या जो है इनकी जो मतलब ठंडी हवाएं हैं और जो कोहरा पड़ रहा है, इनकी क्या बिसात थी कि ये बन पाते, नहीं बन पाते, कोहरा बन ही नहीं पाता। कहता आओ बेटा तुमको मैं उड़ा देता हूँ अपने गर्मी से। तो इस तरीके से सूर्य ही सबको जनरेट करता है। तो ये सब हम गतियाँ वहाँ पर सीखेंगे, सूर्य की मतलब पृथ्वी की गतियाँ। और इसके अलावा पृथ्वी पर जो है अब गतियाँ जब सीख जाएंगे तो पृथ्वी पर जो है समय भी है, समय निर्धारित होता है ना। हमारे मतलब भारत में भी, भारत के अंदर ही जो है हमारे यहाँ जैसे गुजरात में कुछ समय हो रहा है जो प्रकृति ने निर्धारित किया है। सूर्य अरुणाचल प्रदेश में पहले डूब रहा है और गुजरात में बाद में डूब रहा है 2 घंटे, लेकिन घड़ी में हमारे टाइम एक ही है। गुजरात में भी 5 बज रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी 5 बज रहे हैं। तो ये क्यों बज रहे हैं, तो इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या अध्ययन करना पड़ेगा, देशांतर रेखाओं का। तो पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनका हम अध्ययन करेंगे। इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, तो इनका अध्ययन करेंगे। ये सब खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, ना कि फावड़ा लेकर के पृथ्वी पे खींच दिया गया है। फावड़ा लेकर नहीं खींचा गया, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका महत्व 3 तरीके से है। एक तो किसी स्थान को इंडिकेट करने के लिए, आगरा कहाँ है, रहलई कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा, अक्षांश देशांतर रेखाओं के माध्यम से। इसको ग्रिड बोलते हैं। अब जैसे किसी स्थान को पता करना है तो ग्रिड खींच दो, तो आप कहोगे इस वाले ग्रिड में यहाँ पर है, तभी तो पता चलेगा कौन। अब पृथ्वी गोल है भाई, कोई चौकोर तो है नहीं, गोल है, घूम करके वहीं पहुँचना है। तो कौन सा स्थान कहाँ है इसकी जानकारी लेने के लिए हम अक्षांश देशांतर रेखाओं को खींचते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा समय का निर्धारण करते हैं, तो समय का निर्धारण करने के लिए हमको देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। समय और तिथि का निर्धारण, समय और तिथि, घड़ियाँ जो समय बताती हैं उसका, और जो तिथि है कि आज 14 तारीख है, आज 15 तारीख है, इसका निर्धारण कौन करता है, देशांतर रेखाएं। और पृथ्वी पर जो है जलवायु की कटिबंध हैं, कितने प्रकार के हैं, वो कौन निर्धारित करता है, अक्षांश रेखाएं। तो इसलिए इनका अध्ययन करेंगे। अब जब पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध अलग अलग हैं तो तमाम प्रकार की चीज़ें प्रभावित होती हैं। वनस्पतियाँ प्रभावित होंगी तो वनस्पतियों के कटिबंध बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका मिट्टी का कटिबंध बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके आधार पर अध्ययन करेंगे, अक्षांश रेखाओं के आधार पर। तो इसलिए इन सबको सीखना जरूरी है। अक्षांश देशांतर रेखाएं, ये बेसिक चीज़ें हैं भूगोल की, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। 6 क्लास से भूगोल पढ़ते हैं, बल्कि फर्स्ट से पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी होना जरूरी है। और इनसे प्रश्न भी आते हैं कंपटीशन लेवल में। तो ये सब हम कहाँ अध्ययन करेंगे, इसी में, खगोल विज्ञान में जब पढ़ेंगे तो उसी के बाद एक जनरल ज्योग्राफी के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल में हम लोग कहाँ तक आ गए थे, वायुमंडल में संरचना का अध्ययन करने के बाद में अब हम लोग पहुँचेंगे वायुमंडल में जो है कुछ। अब ये अपना प्रभाव डालेगा, सूर्य जो है प्रभाव डालेगा। सूर्य जो प्रभाव डालेगा, देखो सूर्य क्या चीज़ है, सूर्य किरण भी लाता है, ठीक है, और किरण के साथ साथ में तापमान भी लाता है और जो है प्रकाश भी लाता है। 3 चीज़ें लेकर सूर्य से जो है आती हैं, किरण तो आती हैं, किरणें जो आती हैं, और तापमान भी आता है और प्रकाश भी आता है। अब ये तापमान आएगा तो पृथ्वी पर हमारे इसका प्रभाव पड़ेगा तापमान का, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सूर्य के, तो कभी सूर्य से ज़्यादा दूर रहती है, कभी नज़दीक रहती है, ठीक है, और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो इसके कारण जो है यहाँ पर पृथ्वी पर तापमान में विविधता अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो जब वो अंतर उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पर हवाओं का जन्म हो जाता है। हमारे वायुमंडल में जो हमने बताया कि संगठन में गैसें हैं ना, ठोस, द्रव और गैस, ठीक, तो संगठन में गैसें हैं, उन गैसों में जब अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी ताप के कारण, तो हवाओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो हवाएं पृथ्वी पर चलने लगती हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है भूमंडलीय हवाओं का अध्ययन करेंगे। किसका, भूमंडलीय हवाएं पूरी, अर्थात पूरी पृथ्वी पर हवाएं कौन कौन सी चलती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो भूमंडलीय हवाएं का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्षेत्रीय हवाएं कुछ चलती हैं, जैसे
कुछ क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ गर्मी में उत्तरी भारत में लू चलती है, तो ये पूरे दुनिया में नहीं चलती है, भारत में उत्तरी भारत में चलती है, और जगह चलती होगी तो उसका नाम अलग है। तो इस तरीके से हम लोग क्षेत्रीय हवाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठंडियों में इस समय जैसे पछुआ हवाएं चल रही हैं, पश्चिम से आ रहा है पछुआ विक्षोभ, तो हमारे यहाँ वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्यों हो रही है ठंडियों में, इसका हम लोग हवाओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो क्षेत्रीय हवाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ हवाएं जो है स्पेशल हवाएं होती हैं, जैसे दिन में कुछ हवाएं चलती हैं, कुछ रात में चलती हैं, और कुछ हवाएं समुद्र से चलती हैं, कुछ हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, यानी और कुछ हवाएं जो है पर्वत से चलती हैं घाटी की तरफ, कुछ हवाएं घाटी से पर्वत की तरफ। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसका कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आप सारे हवाओं को चलाना सीख जाओगे। प्रश्न पूछ लेगा कि जो है जो पर्वत समीर है या फिर घाटी समीर है, या समीर मतलब हवा, तो या जो है समुद्री समीर है, या दिन में चलती है या रात में चलती है। तो कंसेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आप अपने आप ही टिक कर लोगे उत्तर। तो भूगोल देखो पूरी तरीके से कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप ही सारे प्रश्न हल होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग हवाओं का अध्ययन करेंगे। अब हवाएं जो है कुछ चीज़ों को, कुछ विशेष प्रकार की हवाएं होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की हवाएं होती हैं जिनको कहते हैं वायु राशियाँ। क्या कहते हैं? वायु राशियाँ। ठीक है, तो ये वायु राशियाँ भी क्यों उत्पन्न होती हैं? ताप के कारण। ठीक है, हाँ, तो ये विशेष प्रकार की वायु राशियों का अध्ययन करेंगे। पूरे पृथ्वी पर वायु राशियाँ चलती हैं, तो इन वायु राशियों का अध्ययन करेंगे। एयर मासेस इनको बोलते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इन वायु राशियों और इन तापमान और ये हवाओं के कारण जो है पृथ्वी पर जलवायु अनेक प्रकार की होती हैं, और तो जलवायु के विभिन्न प्रकार देखेंगे। और उसके पहले हम लोग अध्ययन करेंगे जो है पृथ्वी पर जो हमारे जो संरचना जो हमने बताई थी, तो पृथ्वी के सतह के साथ जो एक मंडल है क्षोभ मंडल, इसमें बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। हमारा जलवायु, हमारा मौसम सब यहीं घटित होता है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के सतह से लेकर के लगभग 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि कैसे बादल बनते हैं, तो बादलों का वर्गीकरण देखेंगे। कैसे जो है वर्षा होती है, वर्षा किस प्रकार से होती है, कितने रूपों में होती है, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे इसी में, वायुमंडल में। ठीक है, विश्व में कहाँ कहाँ पर जो है किस किस रूपों में वर्षा होती है, ये सारा चीज़ हमारा ये अध्ययन रहेगा। फिर इसके बाद में जो है सारी चीज़ें मिला करके क्या बनाती हैं? विश्व की जलवायु को निर्धारित करती हैं। तो विश्व में जलवायु अलग कई प्रकार की बनती हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत की जलवायु मानसूनी बन गई है। ठीक है, चीन की बात करें तो चीन में जो है शीतोष्ण कटिबंध है, तो उस वहाँ की जलवायु जो है कुछ मानसूनी भी है और कुछ जो है उसकी अलग ही है। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ की जलवायु कुछ अलग हो जाती है। तो इस तरीके से जलवायु, विश्व के विभिन्न प्रकार की जलवायुओं का अध्ययन करेंगे। तो ये सब हमारा क्या रहेगा? वायुमंडल से संबंधित बातें रहेंगी। वायुमंडल के बाद हम लोग कहाँ आएंगे? जलमंडल की तरफ। वायुमंडल के बाद हम लोग कहाँ मूव करेंगे? जलमंडल की तरफ। जलमंडल बाद में बनेगा। जीवन की उत्पत्ति जब तीनों बन जाएंगे तब वहाँ जीवन की उत्पत्ति होगी। तो जलमंडल, या इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन करेंगे। अब हाइड्रोस्फीयर जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर उच्चावच है, ऐसे ही जल में भी उच्चावच है। तो जल के उच्चावच का अध्ययन करेंगे। जल के उच्चावच का अध्ययन करेंगे कई प्रकार के। जैसे ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। अब यहाँ से आप चलोगे तो समुद्र इस तरीके से नहीं जैसे हमने बना दिया है, बल्कि ये कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, कुछ गहराई में, कुछ इतना आकर के यहाँ भी, और फिर कुछ ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो ये सब, अब ये पानी भर दिया, अब ऊपर निकल गया तो ये क्या बन गया? द्वीप बन गया। ठीक, तो इस तरीके से द्वीपों का अध्ययन, सागरों का, झीलों का, और इसके जो है उच्चावच का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ सतह पर जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं, ऐसे समुद्र के अंदर भी बहुत सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, माउंट्स वगैरह कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ भी सूर्य प्रभाव डालता है, यहाँ भी सूर्य प्रभाव डालता है। ठीक है, तो जब यहाँ भी सूर्य प्रभाव डालता है तो यहाँ पर धाराएँ उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? धाराएँ। और भी कई कारण हैं, लेकिन सूर्य से इंड्यूस है, धाराएँ उत्पन्न होती हैं। तो जल धाराओं का अध्ययन करते हैं, जल धाराओं का अध्ययन करेंगे। हम तो जब ग्रेजुएशन कर लिए तब समझ पाए कि जलधाराएं जो है उष्ण और शीत जलधाराओं में मतलब कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमको उस तरीके से किसी ने पढ़ाया ही नहीं इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पे। जब ग्रेजुएशन कर लिया, जब अपने हिसाब से सोचा, तब जाकर के उसका फंडा क्लियर हुआ। और तुम्हारा फंडा यहीं क्लियर हो जाएगा कि शीत जलधारा और गर्म जलधारा कैसे पहचानते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, कुछ प्रश्न कंपटीशन में पूछेगा कि ये कौन सी, मतलब 4 धाराएँ दे देंगे प्रश्न में, और पूछेगा इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब जलधाराओं के साथ साथ हमारी इस महासागर में कुछ गतियाँ उत्पन्न होती हैं। हमारा चंद्रमा भी है, सूर्य के साथ साथ में चंद्रमा भी है,
और हर ऑब्जेक्ट के अपने क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने क्या है, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण क्या प्रभावित, किससे प्रभावित है, मास से, ठीक है, द्रव्यमान से। मास से गुरुत्वाकर्षण प्रभावित होता है। जो जितना ज़्यादा जो है कंडेंस होगा, मास द्रव्यमान होगा, और फिर वो जितना ज़्यादा घनत्व उसका अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है, जो है गुरुत्वाकर्षण भारी होता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो एक पॉइंट से हुई थी, बिंदु से हुई थी, जो बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इसका घनत्व इतना अपार था, गुरुत्वाकर्षण जबरदस्त था, घनत्व इसका इतना अपार था कि जो है एक चम्मच भी इसका अगर भर लो तो मतलब उठा नहीं, मतलब उठा के कुछ भी कोई नहीं कर सकता था, इतना ज़बरदस्त इसका जो है घनत्व था, बहुत भारी घनत्व था, तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जब घनत्व बहुत भारी था तो इसका मास भी, वो गुरुत्वाकर्षण भी ज़बरदस्त था। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से छोटी है और इसका घनत्व भी उतना सही नहीं है पृथ्वी के सापेक्ष, तो ये अपना बल तो लगाती है हमारी पृथ्वी पर, अपनी तरफ खींचने का पृथ्वी को तो कोशिश करती है, लेकिन पृथ्वी इसकी तरफ थोड़े नहीं जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो खींच जाता है, वो कहाँ चला जाता है, चंद्रमा पर नहीं चला जाता है, लेकिन चंद्रमा खींचता है तो ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर कुछ गतियाँ उत्पन्न होती है, जैसे ज्वार भाटा, ठीक है, तो ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा जो है ज्वार भाटा के साथ साथ में यहाँ पर कोइंसिडेंट बनता है, कभी सूर्य चंद्रमा आसपास आ जाते हैं, हाँ, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का अध्ययन करेंगे। तो ये सब इसी में आ जाएगा हमारा, किसमें, महासागर में, यानी इसमें जो है हाइड्रोस्फीयर में, जलमंडल में। और इसके अलावा जो है हमारी जो सागर है, जो महासागर हैं, उसमें तमाम प्रकार के नमक पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर जो है सागर की लवणता का अध्ययन करेंगे, सागर की लवणता का अध्ययन करेंगे। लगभग 9-10 प्रकार के लवण जो है पाए जाते हैं। तो सागर में, कौन से सागर में कितने लवण है, कितनी मात्रा में, यहाँ से प्रश्न आता है। झीलों में कौन से झील में सबसे ज़्यादा लवण है, ठीक है। तो लवणता का अध्ययन करेंगे, यानी सैलिनिटी का अध्ययन करेंगे। और इसके तापमान का भी अध्ययन करेंगे, समुद्र के तापमान का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी सूर्य जो है प्रभावित करती है। सूर्य पूरी गहराई तक तो जाती नहीं है, सूर्य पूरी गहराई तक नहीं जाती है। जहाँ तक सूर्य की किरणें जाती हैं, सूर्य जहाँ तक प्रकाशित होता है तो उसको बोलते हैं फोटिक, उसको क्या बोलते हैं, फोटिक जोन। और जहाँ तक सूर्य का जो है किरण नहीं पहुँच पाता है, या सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती हो, उसको बोलते हैं अफोटिक जोन। तो इस तरीके से जो है समुद्र का तापमान भी प्रभावित होता है। तो महासागर के तापमान का अध्ययन करेंगे। ये भी पढ़ेगा क्या, आजा तो महासागर के तापमान का अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या चीज़ हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर जो है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सागर संसाधन, देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा संसाधन है वो कहाँ है, समुद्र में ही है। तो समुद्री संसाधनों का भी अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो हमने स्थलमंडल का अध्ययन की मतलब करेंगे, क्या 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 चीज़ करेंगे वो सब बता दिया। वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, और फिर जो है जलमंडल का अध्ययन। अब जब ये जलमंडल वायुमंडल तीनों मिलेंगे तो कौन सा मंडल बनेगा, जैवमंडल, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति ही तीनों मंडलों के मिलने से हुई है। ये सर्किल मान लेते हैं, वायुमंडल, ये स्थलमंडल और ये जलमंडल। अब जीवन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तीनों यहीं तो मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, जैवमंडल, यहाँ जैवमंडल बनेगा। तो जैवमंडल का अध्ययन करेंगे। अब जैवमंडल की बात हुई है तो जैवमंडल जीवित चीज़ें क्या है, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो पूरे पृथ्वी पर कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, क्या क्या है, तो वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। और ये सब प्रभावित किससे होती हैं, हमारे सूर्य से। सूर्य सबको प्रभावित करता है। तो वनस्पतियाँ भी अलग अलग कैटेगरी की हैं। तो उन सबको हमने अक्षांश देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं के आधार पे जो है कटिबंध में बांटना सीख लेंगे जब तक पृथ्वी को। तो इन अक्षांश रेखाओं के सहारे वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है, ठीक है। विषुवत रेखा के सहारे कुछ वनस्पतियाँ होंगी, उष्ण कटिबंध के सहारे कुछ वनस्पतियाँ होंगी, शीतोष्ण कटिबंध के सहारे कुछ वनस्पतियाँ होंगी। तो वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार देखेंगे। और वैसे बहुत लोग जो है इसी में जो है मिट्टी का भी अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी को सीधे वनस्पतियाँ या वनस्पतियों को मिट्टी प्रभावित करती हैं। तो इसलिए यहाँ भी अध्ययन कर सकते हैं, नहीं तो हम भौतिक भूगोल में वहाँ भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन तो वहाँ अध्ययन करेंगे तो यहाँ नहीं करेंगे। तो मिट्टी के बारे में, मिट्टी कैसे बनती है वो सब अध्ययन करेंगे, चट्टान से ही कर लेंगे वहाँ, ठीक। अब इस वनस्पतियों में कुछ जीवन भी है, जीव जंतु भी हैं, वनस्पतियाँ स्वयं जीवधारी हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से जीव जंतु जो है पृथ्वी पर, जो हमारा भौतिक संरचना है पृथ्वी की, या फिर जो हमारा जलवायु दशाएं हैं वो जो है प्रभावित करती हैं। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाएंगे, ये सब हम लोग रिलेट करते हुए अध्ययन करेंगे।
लेकिन उसकी उत्पत्ति, उद्भव, ये सब बायोलॉजी में अध्ययन होता है, जूलॉजी में, ठीक है। और बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन होता है। तभी तो यहाँ पे हमने कहा भूगोल एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम फूलों का समन्वय है। यहाँ से जूलॉजी लिया गया है, बॉटनी भी लिया गया है। जब पादप की बात करेंगे तो बॉटनी से हम रिलेट करेंगे, और जब जंतुओं की बात करेंगे तो जूलॉजी से। लेकिन वो सब क्या, जो ये स्पेशल विज्ञान है जूलॉजी या बॉटनी, वो किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? इनके उद्भव की बात करते हैं, कैसे अस्तित्व में आए हैं। लेकिन हम यहाँ पर स्थानिक वितरण का अध्ययन करेंगे। भूगोल एक्चुअली क्या है? स्थानिक वितरण का अध्ययन है। चाहे वो जीव जंतुओं का स्थानिक वितरण हो, चाहे मानव का स्थानिक वितरण हो, चाहे वो वनस्पतियों का स्थानिक वितरण है, इन सब चीज़ों का अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। भूगोल को इसीलिए स्थानीय मतलब विषय कहा गया, स्थानीय जो है स्पेशियल विषय कहा गया, स्पेशियल विषय इसीलिए कहा गया है क्योंकि भूगोल जो है स्थानिक अध्ययन करता है हर चीज़ का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ स्थानिक अध्ययन करेंगे हर चीज़ का, कि जो है कहाँ पर कौन से जो है वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, कहाँ पर कौन से जीव जंतु पाए जाएंगे, इन सब चीज़ों का यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक। तो अब ये पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, तो ये क्या बनाते हैं? एक पारिस्थितिकी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी। तो एक तंत्र जो बनेगा उस तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स अलग है, सिलेबस में अलग ही आता है। किसी भी परीक्षा में आप जब अध्ययन करो, देखो भूगोल बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। किसी भी कंपटीशन में भूगोल से तो प्रश्न रहते ही रहते हैं। फिर अलग से दे देगा नगरीकरण, एक सिलेबस दे देगा नगरीकरण, और नगरीकरण भूगोल में कवर करेगा। फिर एक सिलेबस उसमें दे देगा जो है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण अलग हो गया। फिर दे देगा पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये अलग से सिलेबस दे देता है। लेकिन पर्यावरण और पारिस्थितिकी हम कहाँ से अध्ययन करेंगे? भूगोल में ही, जैवमंडल में ही। जैवमंडल में ही जब जीव जंतु जंगलों में रहते हैं या कहीं रहते हैं तो क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे तो उसका पूरा हम सिस्टम अध्ययन करेंगे, किस तरीके से जो खाद्य श्रृंखला बनती है पारिस्थितिकी तंत्र में, वो सब यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक। तो और इसके बाद में जो है पूरा पर्यावरण बनता है। क्या बनता है? पर्यावरण। और आज इस समय पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्यावरण का अवनयन हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। तो पर्यावरण के ह्रास को लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं? सम्मेलन करते हैं। तो उन सम्मेलनों का अध्ययन करेंगे। जैसे अभी जो है आपका वहाँ पर हुआ था, एक स्थान है, देखो ध्यान नहीं आ रहा है, करंट का मुद्दा है, कॉप्स मतलब COP 26 मीटिंग हुई थी, COP COP 26 मीटिंग हुई थी, और एक स्थान है, देखो ध्यान नहीं आ रहा है, वो करंट में करा देंगे। तो ये सब कहाँ से संबंधित है? पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित। तो करंट भी कहीं ना कहीं भूगोल जो है करंट को लेकर भी अध्ययन किया जाता है भूगोल में, खास करके किससे? पर्यावरण से संबंधित। तो पर्यावरण के सारे मुद्दे हम लोग भूगोल में ही पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? जीवमंडल या जैवमंडल। तो यहाँ पर ये सारा हम भौतिक भूगोल का ये सब क्या था? एक तरीके से सिलेबस था। ये सब इतना जो बारीकी से पूरा सिलेबस हम अध्ययन करेंगे इसमें भौतिक भूगोल में। फिर मानव, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, फिर उसके बाद में हम लोग मानव भूगोल की तरफ आएंगे। अब भाई ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल पे मानव, भाई किसी भी विषय का अध्ययन का सबसे मुख्य मुद्दा क्या होता है? मानव। किसी भी कोई भी विषय मानव को ही ध्यान में रख करके मानव केंद्रित ही होते हैं सारे विषय, क्योंकि हमारे विषय पढ़ने का सबसे जो अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव को सर्वोत्तम कल्याण कराना है। मानव का सर्वोत्तम कल्याण हो तो मानव भूगोल का अध्ययन यहाँ पर इसलिए किया जाता है। और मानव भूगोल शुरू कहाँ से होगा? लोगों से शुरू होगा। और लोगों का निर्माण कहाँ से हुआ है? प्रजातियों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? प्रजातियों से हुआ है। तो प्रजातियों का अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। और प्रजातियों के साथ साथ में कुछ जनजातियाँ भी हैं, विश्व में कुछ जनजातियाँ भी हैं। सबको क्या प्रभावित करता है? सूर्य प्रभावित कर रहा है। सूर्य से ही जो है क्या प्रभावित हुआ? हमारी पृथ्वी पर तमाम प्रकार की जलवायु बनी। और उन जलवायु किसको प्रभावित करता है? प्रजातियों को। भाई कलर हमारा काला होगा या गोरा होगा, कौन निर्धारित करता है? सूर्य निर्धारित करेगा, क्योंकि सूर्य ने पृथ्वी को कई जो है ताप कटिबंधों में बांट दिया है। अगर हम बर्फ वाले क्षेत्र में रहेंगे तो हमारा कलर कुछ और होगा, अगर हम विषुवत रेखा के पास रहेंगे तो हमारा कलर कुछ और होगा। आप अफ्रीका के लोग आते हैं, देखते हो काले काले होते हैं, तो क्यों होते हैं? उसको सूर्य ने प्रभावित किया है। तो प्रजातियां और जनजातियां, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रजातियां और जनजातियां, और प्रजातियां जनजातियां जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? जनसंख्या। प्रजातियां और जनजातियां जब मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? जनसंख्या। तो विश्व की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या का वितरण भी सूर्य ही प्रभावित करता है, इनडायरेक्ट रूप से जनसंख्या का वितरण भी सूर्य ही प्रभावित, क्योंकि सूर्य ने पृथ्वी पर जो है भौतिक विभाग बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? भौतिक विभाग। अब कहीं पर जो है भाई सूर्य से ही तो हमारे पर्वत पठार का निर्माण हुआ, मतलब अनाच्छादन और उसकी प्रक्रिया से। तो
हमारी जनसंख्या के वितरण को भी यही प्रभावित करता है। तो जनसंख्या के वितरण को हम देखेंगे, कहाँ पर जनसंख्या कितना है, तो पूरी जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। अब जनसंख्या आ गई तो जनसंख्या कहीं रह रही होगी ना, कहीं रह रही होगी, या तो नगर में रह रही होगी या गाँव में रह रही होगी। तो नगर का अध्ययन करेंगे और गाँव का अध्ययन करेंगे, और इसको किस में अध्ययन करेंगे, आवास भूगोल में। किस में अध्ययन करेंगे, आवास भूगोल में, सेटलमेंट ज्योग्राफी। आवास भूगोल में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, नगर या गांव। गांव से ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, नगर से मतलब है। नगरीकरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है, प्रश्न नगरीकरण से आते हैं, तो नगरीकरण का अध्ययन करेंगे कि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा नगरों वाला जो है देश कौन सा है, किस देश में 100% नगरीकरण हुआ है, भारत की क्या नगरीकरण स्थिति है, तो हम लोग नगरों का अध्ययन करेंगे। अब देखो, जब व्यक्ति आ गया, अब व्यक्ति मूवमेंट करता है, व्यक्ति क्या करता है, मूवमेंट करता है, इधर उधर चलता है, नगर से गांव जाता है, गांव से नगर आता है या कहीं जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, आने जाने को प्रवास। तो हम लोग प्रवास का अध्ययन करेंगे, ठीक है, प्रवास का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से ये सब हमारा मानव भूगोल में चीज़ें रहेंगी, ठीक। प्रवास और नगरीकरण और जनसंख्या ये सब किससे संबंधित रहेंगे, मानव भूगोल से संबंधित चीज़ें रहेंगी। और इसके अलावा मानव कुछ यहाँ पर प्रदूषण भी करता है, मानव कुछ प्रदूषण भी करता है, तो प्रदूषण के मुद्दे भी हम लोग अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से प्रदूषण करता है, कौन कौन से प्रदूषण करता है, उसके समाधान क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग अध्ययन करेंगे। अब मानव जब आ गया इस पृथ्वी पर तो कुछ आर्थिक कार्य करता है। बिना आर्थिक कार्य के जो है कोई भी जो है कार्य नहीं संपन्न हो सकता है। बिना जो है लालच कह सकते हो, लालच नहीं कहेंगे, बल्कि जो है बिना किसी उद्देश्य से कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। मैं फ्री क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसके पीछे भी उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का मैं फ्री नहीं पढ़ा सकता हूँ। उद्देश्य ये है कि आप सफल होगे तो कहीं ना कहीं जाकर मेरा नाम तो लोगे, कि मुझे किसी गुरुजी के मार्गदर्शन में मुझे सफलता मिली है, तो मेरा सीना कितना चौड़ा हो जाएगा, 56 इंच का हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें भी मेरा स्वार्थ है, इसीलिए मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पर मानव क्या करता है, आर्थिक गतिविधियाँ करता है। मानव क्या करता है, आर्थिक गतिविधियाँ। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे। अब आर्थिक भूगोल में हम लोग 3 गतिविधियों का अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक गतिविधियां मानव करता है, द्वितीयक गतिविधियां करता है मानव, और तृतीयक करता है। और अब मानव इतना चालाक हो गया है कि अपनी गतिविधियों को और भी बांटता चला जा रहा है, और भी आगे बांटता चला जा रहा है। तो चतुर्थक गतिविधियां भी मानव करता है, ठीक है, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। पंचम गतिविधियां करता है। और अब हमारे जो समाजशास्त्री लोग हैं, उन्होंने कहा कि महिलाएं जो बिना मतलब रोजगार पे नहीं जाती, घर का काम करती हैं, तो क्या वो आर्थिक उत्पादन नहीं है, वो भी तो राष्ट्र में उन्नति करती हैं। जो महिलाएं घर का काम करती हैं, अर्थात घरेलू गृहिणी महिलाएं, तो उनको कहाँ रखा जाएगा। तो इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो इस पर भी जो है एक नया वो बन जाएगा कि इनको कौन से क्रियाकलाप में रखा जाए। तो ये सब आर्थिक क्रियाकलाप हैं। तो इन सब आर्थिक क्रियाकलापों का हम लोग अध्ययन कहाँ करेंगे, अर्थव्यवस्था में करेंगे, ठीक। अब यही सब चीज़ें हम सीख करके जब जाएंगे तो कहाँ उसका अप्लाई करेंगे, भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल जो है, हाँ, भारत का भूगोल कहाँ से शुरू होगा, यहाँ जो है उच्चावच से शुरू होगा, ठीक है। भौतिक विभाजन, जिसको क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन से हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से भारत के जो है कुछ किताबों में 5 जो है विभाजन मिलते हैं, कुछ में 4 मिलते हैं, ठीक है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान 3 तो हो ही गए, और मरुस्थल को अलग कर देंगे तो 1 और हो जाएगा, और द्वीपों को अलग कर देंगे अलग हो जाएगा, तटीय मैदान को अलग कर देंगे अलग हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इनका निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ पर हैं, इनको बाकायदा मानचित्र के माध्यम से समझा जाएगा, ठीक है, भौतिक विभाग में। और इसके अलावा इसमें फिर इस पर कुछ नदियों का आविर्भाव हुआ है, भारत की कुछ नदियों का, तो नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये नदियाँ कुछ हैं, तो कुछ शहर भी नदियों के किनारे स्थित हैं, प्रश्न यहाँ से आता है। तो नदी, कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं मुख्य रूप से, उनका अध्ययन करेंगे सब मानचित्र की सहायता से, ठीक है। नदियों के बाद जो है भारत में जो है कुछ झीलें हैं, भारत में क्या है, कुछ झीलें हैं, तो झीलों का अध्ययन करेंगे, ठीक। और झीलों के साथ साथ में भारत में जो है तालाब का थोड़े नहीं अध्ययन करेंगे तालाब का नहीं अध्ययन करेंगे। तो हाँ, इसके अलावा जो है मिट्टी है, भारत में दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ें भारत में हैं, तो मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की भारत में, तो मिट्टी का अध्ययन करेंगे। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता,
आपकी सोचने की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि आप जो है कोई चीज़ जो है एक सामने रख करके कोई तथ्य और उस पर आप सोच सकते हो। जैसे अभी कल्पना कर सकते हो कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, जब इस चीज़ को हम पढ़ाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हो अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारी जलवायु आज की कैसी होती, वहाँ तक आप सोच सकते हो। तो इस तरीके से मिट्टी का अध्ययन करेंगे और भारत की वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? भारत की वनस्पतियों का, क्योंकि वनस्पतियाँ भी कई प्रकार की भारत में पाई जाती हैं, तो भारत की वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ में फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ आएंगे, ठीक है, मानव भूगोल की तरफ आएंगे। तो मानव भूगोल में भी भारत में जो है हम क्या अध्ययन करेंगे? जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, नगरीकरण का अध्ययन करेंगे, प्रवास का अध्ययन करेंगे। मानव का प्रवास भारत में कैसे होता है, किस तरफ ज़्यादा होता है, किस तरफ कम होता है, तो प्रवास का अध्ययन करेंगे। और प्रवास के साथ साथ में जो है हम लोग कुछ भाषा है मानव, कुछ भाषाई आधार पे जो है मानव का संगठन बना है, तो सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। मानव कुछ जो है आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करता है, जैसे मतलब त्यौहार मनाता है, मेले लगते हैं, ठीक है, हमारे देश में। तो कौन कौन से मेले, कौन से नदियों के किनारे, जैसे पूछ लेगा ना कि जो है भारत में कहाँ कहाँ पे कुंभ मेला लगता है, कौन सी नदियों के किनारे लगता है, तो ये सब हम सांस्कृतिक पक्ष में यहाँ पर भूगोल के अध्ययन करेंगे। तो मेलों का अध्ययन करेंगे, त्योहारों का अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत में त्यौहार, विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं, जैसे हमारे यहाँ वो पंजाबी लोग लोहड़ी मनाते हैं, ऐसे दक्षिण भारत के अलग अलग त्यौहार हैं। तो इनकी जो है सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, संस्कृत का अध्ययन करेंगे, ठीक है, और भाषा का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी भाषा कहाँ पर है दक्षिण भारत में। बाद में जब भारत आज़ाद हो गया था तो भाषाई आधार पर भारत को बांटने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हुई, बहुत आंदोलन हुआ था। तो ये एक अलग से एक टॉपिक बन जाता है। तो हम लोग भाषाई आधार पे भारत का विभाजन पूरा देखेंगे किस तरीके से, और ये आगे जाकर कहीं ना कहीं संविधान में भी ये चीज़ झलक दिखाई देती है हमको। तो संविधान भी यहाँ से शुरू हो जाता है आगे। तो इस तरीके से ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था का, भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। वही चीज़ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वरूप देखेंगे। तो इस तरीके से ये सब हमारा क्या रहेगा, पूरा सिलेबस रहेगा भूगोल का। और कल से हम लोग शुरू करेंगे खगोल की। थोड़ा बहुत पढ़ के आना, बहुत मज़ा आएगा खगोल की पढ़ने में, ठीक है।